नमस्कार। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी क्या है और इंसॉल्वेंसी क्या है? देखिए, इंसॉल्वेंसी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जब कोई आदमी के पास उसका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाता है, जिसको कहीं से भी लोन नहीं मिलता है, जिसका कोई एलिजिबिलिटी नहीं होता अपना डेप्ट को क्लियर करने के लिए, उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, इसको हम इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। बैंक्रप्सी क्या है? वो नेक्स्ट स्टेप अहेड है, जैसे कि बैंकरप्ट हो गया है, मतलब बैंक से अब कार्रवाई हो रही है उसके प्रति एंड उसके खिलाफ कोई सूट डाला गया है, कोई एक पार्टी है जिसने सूट डाला है। तो आइए देखते हैं बैंक्रप्सी लॉ, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी लॉ के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये मेरा कस्टमाइज्ड नोट्स है, मैं इसको बोल रही हूँ क्योंकि पूरा मार्केट में बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी का आपको कहीं पर भी कोई मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। मैं स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के ध्यान रखते हुए मैं ये कस्टमाइज्ड नोट्स शेयर कर रही हूँ। तो ये है कि देखिए, दो टाइप का एक्ट है, जो कि है प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है, जो 1909 में है। प्रेसिडेंसी टाउन्स हम यहाँ पे किसको बोलेंगे? एक है बॉम्बे, मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास, और एक है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, एप्लीकेबल एक्सेप्ट द प्रेसिडेंसी टाउन्स, जो कि है आपका मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। अब बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है 4 एक्ट को मिला के, जी हाँ, 4 एक्ट को कंबाइन करके उसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ बोला जाता है, जो कि है नंबर 1 पर आते हैं। बिफोर द 2016 अमेंडमेंट एक्ट, 2016 का पहले एक जो 2016 अमेंडमेंट हुआ उसको लेके ये कोड बना है, ठीक है। सेकेंड है सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट, जो कि है 1985 का। थर्ड है रिकवरी फ्रॉम ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल एक्ट 1993। नंबर 4 में है कंपनीज एक्ट 2013। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव्स मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ वो क्या है? वो है, देखिए, एक तो है कि नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि इतने सारे एक्ट्स थे, इसको इसको सारे को कंबाइंड करना, ये एक एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। नंबर 2 क्या था? जो इकोनॉमी में एक जो गलत तरीके का प्रैक्टिस होता है उसको स्टॉप करना, उसको मतलब जैसे स्मगलिंग ज़्यादा हो रहा है या ट्रैफिकिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसको आईबीसी इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, आईबीसी का कोड। थर्ड क्या है? जो रिसाइकल ऑफ वेल्थ है उसको करने के लिए, मतलब जो भी पैसा यहाँ से आ रहा है तो उसको फिर से कंटिन्यूटी करने के लिए। फोर्थ क्या है? प्रोवाइड द बूस्ट ऑफ द इकोनॉमी, ये एक इकोनॉमिक को जो हमारे अर्थनीतिक व्यवस्था है उसको आगे बढ़ावा देती है। 4 नंबर पॉइंट क्या है? चेंज द माइंडसेट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी बाय लार्ज, जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस मेंटालिटी है उसको थोड़ा चेंज करते हैं माइंडसेट, मतलब कंपटीशन भी लाते हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट भी आता है इसी वजह से। 5 नंबर पॉइंट क्या है? इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हमारा बिजनेस करने का जो तरीका है, सारी चीजें हैं, वो इस इम्प्रूव किया जाता है। अब देखते हैं हम बैंक्रप्सी में कैसे तरीके का प्रोसीडिंग होता है। तो भाई, बैंक्रप्सी में जो है हमारा न्यायपालिका के जैसे ही प्रोसीडिंग होता है, और किसके ऊपर लिवाई होते हैं? कि जिसके ऊपर इंसॉल्वेंट होता है और जो कैन ओवरटेक द एसेट एंड प्रोक्लेम, जो प्रोक्लेम्ड होते हैं यहाँ से, जिसके ऊपर सूट फाइल हो रखी है, उन लोगों के ऊपर ये रिवाइव होते हैं, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव्स और इसको कस्टमाइज करते हैं इस तरीके से कि जो सारे अमेंडमेंट लॉज है उसको कंसोलिडेट करना,
ठीक है, एक तो हो गया। सेकंड क्या है, टू फिक्स टाइम पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ इन अ टाइम बाउंड सेटलमेंट। देखिए, एक होता है जो टाइम बाउंड दिया जाता है कि आप जो अपना लोन है उसको सेटलमेंट कीजिए, 180 डेज का एक टाइम बाउंड दिया जाता है। तो 180 डेज में अगर आपने नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसका कंडीशन क्या होगा, ये सारी बोला जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड इंटरेस्ट पर्सन। जो एसेट का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम किया जाता है। 4 नंबर पॉइंट क्या है, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। जो कि एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करने के लिए, जो बिजनेसमैन बनने के लिए, वो प्रगति करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का बढ़ावा किया जाता है। 5 नंबर पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स बता रही हूँ। 6 नंबर पॉइंट क्या है, टू बैलेंस एंड टू बैलेंस ऑल स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। बैलेंस टू बी डन इन द ऑर्डर और प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। जो भी बैलेंस है स्टेक होल्डर्स का उसको क्लियर करना है, और जो भी प्रायोरिटी होगा वो गवर्नमेंट ड्यूज का ऊपर जो प्रायोरिटीज है उसको देने के लिए। 7 नंबर पॉइंट क्या है कि जो एक बोर्ड बिठाने का है, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी में एक बोर्ड बिठाने के लिए और उसको रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए ये कोड का इंट्रोडक्शन हुआ था। 8 नंबर पॉइंट क्या है, हायर लेवल ऑफ डेप्ट फाइनेंसिंग अक्रॉस वाइड वैरायटी ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डीआरटी यहाँ पे पिक्चर में आ रही है, जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है, वो सारी चीजें। और नंबर 9 में क्या देखते हैं, नंबर 9 में देखते हैं रिवाइवल मैकेनिज्म फॉर एंटाइटल्स। ठीक है, जो पेनलेस एक जो होता है कि बहुत हार्ड तरीके परिश्रम की तरह, इसके पास जाओ फाइल लेके, फिर उसके पास, फिर फाइल लेके दूसरे के पास, तो उसको एक तरीके से पेनलेस बनाते हैं। ये रेगुलेटरी बॉडी एक ही संस्था होती है। ठीक है, 10 नंबर पॉइंट क्या होता है कि टू डील विथ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। जो भी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है, क्रॉस बॉर्डर बोले तो मतलब जो एक नेशनल हो जाती है तो आपको स्टेट टू स्टेट भी नहीं घूमना पड़ता, इसी वजह से उसको बोला जाता है। 11 में क्या है, टू रिजॉल्व इंडियाज बैड डेब्ट बाय क्रिएटिंग डेटाबेस ऑफ डिफॉल्टर। जो एक डिफॉल्टर की लिस्ट होती है उसको क्रिएट किया जाता है, ताकि कोई बिजनेस करने से पहले उसका क्रेडिट हिस्ट्री चेक किया जाता है, जैसे बोलते हैं ना, वो ऐसा। तो अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, जो फंडामेंटल प्रोसीडिंग हम देखते हैं आईबीसी के अंदर, वो आईबीसी के अंदर जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर है, अंडर सेक्शन 53 एंड अंडर सेक्शन 73 ऑफ सीपीसी एक ही है। जो हम एप्लीकेशन डालते हैं वो रिवीजन के थ्रू जो सीपीसी में मेंशन है उसी के थ्रू डालते हैं। तो रेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द जजमेंट डेटर डिडक्टेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। अब है आपका जो रिव्यू है उस वो किस तरीके से होता है, रिव्यू अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 के थ्रू ये होता है। इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन की क्या होती है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट होती है, अंडर सेक्शन 1, 2, 3 जो जुरिसडिक्शन के बारे में बात करती है। उसके बाद 4 जो है वो आपका पावर के बारे में बात करती है, और 5 है जनरल पावर के बारे में बात करती है, पावर ऑफ द कोर्ट। अब आते हैं हम बैंक्रप्सी लॉ, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया कि कौन सा दो एक्ट है 2016 के पहले। अब आते हैं अंडर सेक्शन 55, 56 जो है डिफरेंसेस क्या है वॉइड एंड वॉइडेबल का। तो देखिए, जो सेक्शन 55 ऑफ प्रोविंशियल इंसॉल्वेंस एक्ट है 1920 का, वो प्रोटेक्शन है बोनाफाइड ट्रांजैक्शन का एक तरीके से। और एनी पेमेंट बाय द इंसॉल्वेंट टू द क्रेडिटर, जो भी पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को एक इंसॉल्वेंट एक डेटर, उसके ऊपर है एनी पेमेंट और डिलीवरी टू द इंसॉल्वेंट, वो भी है। Any transfer by the insolvent for valuable consideration, कोई भी ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है वो भी। Any contract or dealing or by with the insolvent for valuable consideration, वो। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अच्छा 56 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। रिसीवर किसको बोला जाता है, जो प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं या गुड्स रिसीव करते हैं। अब इसके बाद होता है कि
एडजज कैसे होता है, जो एडजुडिकेशन होता है वो कैसे होते हैं एक एज ए इंसॉल्वेंट की तरफ से। तो ए पर्सन कमिट्स मेंशन अंडर 6 ऑफ प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 जो है वो बात करते हैं, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन क्या होता है, अच्छा ये थोड़ा बता देते हैं। ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन क्या होता है वो है, और प्रोसीजर फॉर एनलमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन वो है सेक्शन 37 में। जो हम ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन देखते हैं वो इफेक्ट्स भी होता है, वो अंडर 1920 के तहत आईबीसी में होता है अंडर सेक्शन 28, एंड जो एनलमेंट ऑफ एडजुडिकेशन है वो अंडर सेक्शन 35 ऑफ पीआईए है। और कोर्ट कैन कैंसल और पास एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 37 जो है प्रोसीडिंग ऑफ एनलमेंट होते हैं, जो कि नो इफेक्ट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ प्रेजेंट, अगर डिटेंशन में है तो। हम रिसीवर किसको बोलते हैं यहाँ पे देखिए, अंडर सेक्शन 56 ऑफ पीआईए कोर्ट कैन अपॉइंट एनी रिसीवर during the time of order of adjudication और after the order, ठीक है, कोर्ट के पास ये पावर रहता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जो हमारा डीआरटी है और फंक्शंस है। फंक्शंस क्या क्या है, तो फंक्शंस है important decision, interim resolution, regular meeting, functions on administrative decision responsible for evaluation and approval। अपील किसमें हम करते हैं, अपील करते हैं अंडर सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी 2016। अच्छा, इसमें NCLT binds the corporate debtor, creditor and all the stakeholders involved in the resolution plan। NCLT क्या है मैंने पहले बताया, National Law Commission Tribunal। DRT है Debt Recovery Tribunal, और इसमें अप्रोच करते हैं अंडर सेक्शन 61 में। एंड फाइलिंग अपील कब होता है, अंडर सेक्शन 61। टाइम लिमिट होती है 30 दिन के अंदर, और ऑर्डर कौन करता है, एनसीएलटी करता है। जो सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले अगर होता है तो फिर 15 दिन और उसको दिया जाता है। ग्राउंड्स क्या क्या होता है, कॉन्ट्रवेंशन होती है। सेकेंड पॉइंट है मटेरियल इरेगुलरिटी। थर्ड है डेब्ट owed to debtors। Fourth है cost not paid। Fifth है comply any other criteria except the board। अब हम एक केस लॉ देख लेते हैं। केस लॉ में अक्षय चांद बागवानी वर्सेस एम्परर AIR 1934 SCC। ये हो गया हमारा, थोड़ा सा छोटा सा करके बोला मैंने। बस यहीं तक मैंने बोला। अगर किसी और को और जानकारी, अच्छा थोड़ा सा और एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो क्या है। ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट जो है 1993 का, 2 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिठाया गया, एक है एनसीएलटी एक है डीआरटी। एनसीएलटी बिठाया गया कॉर्पोरेट डेटर के बारे टेक ओवर करने के लिए जो अंडर सेक्शन 60 है, और अंडर सेक्शन 179 है फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म जो डीआरटी है। एप्लीकेशन कैसे होता है, एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। अपील टू कॉर्पोरेट पर्सन, ये अपील में जाते हैं। अपील टू सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं विद इन 45 डेज ऑफ ऑर्डर, और अपील टू डीआरटी होता है 30 डेज के अंदर। अपील टू सुप्रीम कोर्ट होता है 45 डेज के। बस यही तक का था, और अगर आगे और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज पिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज गिव मोर सपोर्ट एंड लाइक। थैंक यू सो मच। सत्यमेव जयते।